रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी आपके लिए, आपसे और आपके साथ। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। डिसेबिलिटी फील्ड में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं विद स्टाइपेंड, तो ये शो आपके लिए है। आज हम आपको एक फेलोशिप के बारे में बताएंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग बैरियर फेलोशिप, जो निपमन फाउंडेशन और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप ने शुरू की है। इंडिया ऑटिज्म सेंटर इसे स्पॉन्सर कर रहा है। यह फेलोशिप किसके लिए है? क्या सिर्फ डिसेबल्ड के लिए है या सबके लिए है? इसमें क्या होने वाला है? क्या ये फेलोशिप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किस किस के लिए है, क्या सीखने को मिलेगा, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, इन सब पर हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेलोशिप है और आप लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, डिसेबिलिटी को समझने का और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने का, और इसमें आप अपना करियर भी कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए निपमन फाउंडेशन के फाउंडर और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के डायरेक्टर निपुण मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम डिटेल्ड बात करेंगे। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, हमेशा बहुत मजा आता है आपसे बात करके। ये आइडिया कहाँ से आया फेलोशिप करने का? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी फेलोशिप करवा रही हैं, तो क्या ये वहाँ से आइडिया लिया गया है? या ये फेलोशिप का कब आपके जहन में आया कि हमें भी एक फेलोशिप शुरू करनी चाहिए? दानिश जी, हाँ, फेलोशिप तो काफी चल रही है, पर ये फेलोशिप बाकी सब फेलोशिप से काफी यूनिक है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली सरकार के साथ लोग काम कर रहे होंगे। ये फेलोशिप का आइडिया तो हमें एक और फेलोशिप जो डिसेबिलिटी से कनेक्टेड नहीं है, आप शायद आपने नाम सुना है उसका, लैम्प फेलोशिप। एक तो उससे इंस्पिरेशन मिला। लैम्प फेलोशिप में क्या होता है कि लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ एक साल के लिए यंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की को भी मदद मिलती है और साथ में लोगों को भी काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है एक MP के साथ काम करके, जहाँ उनके वो स्पीच लिख रहे हैं, उनके लिए रिसर्च कर रहे हैं और वगैरह काम कर रहे हैं। एक तो वो एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन थी हमारे लिए। सेकेंडली, जब हमने DPWD के साथ भी काफी मेरी इंटरेक्शन कई सालों से हुई है और मुझे लगा कि अगर हम यंग प्रोफेशनल्स को DPWD में लाएं तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो DPWD में भी सपोर्ट मिलेगा कि यंग टैलेंट आ रहा है, बट उससे ज्यादा जरूरी ये होएगा कि हम DPWD को एज एक्टिविस्ट ऑफन हम काफी क्रिटिकल होते हैं, काफी क्रिटिसाइज करते हैं एक्सेट्रा, बट जो आगे जनरेशन के लोग होंगे जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में काम करेंगे, वो ये भी समझेंगे कि DPWD अंदर से कैसे चलता है और क्या सिस्टम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उसके अलावा उनको डिसेबिलिटी की काफी ट्रेनिंग मिलेगी थ्रू वर्किंग इन द DPWD फॉर वन एंटायर ईयर। तो हमारी उम्मीद थी कि यंग जनरेशन ऑफ डिसेबिलिटी प्रोफेशनल्स पैदा किए जाएंगे, बिकॉज आई थिंक इंडिया में एक
काफी बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में जो डिसेबिलिटी एनजीओज भी हैं, और अब आई थिंक काफी लार्ज डिसेबिलिटी एनजीओज भी इस देश में आ गई हैं, स्पेशली आफ्टर द 2016 एक्ट एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी। बट फिर भी एक लैक ऑफ टैलेंट की कमी हर एनजीओज को भी पड़ती है जो डिसेबिलिटी स्पेस में काम कर रहे हैं, और एक लोगों की जो अंडरस्टैंड करते हैं पूरी तरीके से डिसेबिलिटी, बिकॉज इंडिया में यूनिवर्सिटीज में तो डिसेबिलिटी के कोई प्रोग्राम्स है ही नहीं। सो हमें ये भी उम्मीद है कि अच्छा टैलेंट आएगा जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना चाहे, और ये 1 साल उनके लिए एक ट्रेनिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल। और often we seek help from the government and now we are talking about giving them back whatever we can contribute. मोटिव क्या है? इसका मोटिव तो यही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यंग टैलेंट आता है, जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आता है, काफी लोग बोलते हैं हम जेंडर राइट्स में काम करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज काफी फैशनेबल हो गया, क्लाइमेट चेंज में काम करना चाहते हैं। बट लोग ये नहीं बोलते कि कुछ लोग बोलते हैं, बट फिर भी बहुत ही कम लोग बोलते हैं कि हमें डिसेबिलिटी राइट्स में काम करना है, हमें इंक्लूजन में काम करना है। एंड हमारा मोटिव यही है कि इंडिया में और यंग प्रोफेशनल ऐसे आए जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो या शायद पर्सन विद डिसेबिलिटीज खुद ना भी हों, बट कंट्रीब्यूट करना चाहें। बिकॉज जब तक हम भारत की जो यंग जनरेशन है उसको डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस ना क्रिएट करें और उनको ये ना बताएं कि आप भी डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर सकते हो, एक अच्छा करियर है डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना, और उससे अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो साथ में, तब तक आई थिंक इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज की सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। So creating the next generation of people both with and without disabilities who contribute to the sector, हमारा ये मेन मोटिव है थ्रू दिस फेलोशिप। मैं फेलोशिप पे आऊँगा, एक और सवाल लेता हूँ कि वंस दे कंप्लीटेड देयर फेलोशिप, जी उसके बाद क्या? दाने जी, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल लैम्प फेलोशिप का एग्जांपल एक दिया था, जिसमें लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करते हैं, उसके बाद उनको वेरियस पब्लिक पॉलिसी रोल्स मिल जाते हैं कंपनीज में, सेक्टर। वैसे ही इस फेलोशिप के बाद भी आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खुलेंगी। पहला बैच हमने जान के छोटा रखा है, खाली 10 लोगों का, कि हम उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाए इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस ऑन करियर एक्सेट्रा। एंड काफी करियर अपॉर्चुनिटीज बनेगी। कुछ लोग शायद पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज के लिए आगे और पढ़ाई कर लें, एमए कर लें कुछ, इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर एनजीओज में चले जाएं बिकॉज दे वुड अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपर्ली। एंड देयर आर थर्ड जनरेशन ऑफ पीपल, जैसे कंपनीज भी आजकल काफी अपनी डीआई टीम्स में लोगों को हायर कर रही हैं, स्पेशली आफ्टर जब 2016 का एक्ट आया जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज मैंडेटेड है। वो दूसरी बात है कि काफी कंपनीज अभी भी वायलेट करती हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी को, जो आई थिंक आज का टॉपिक नहीं है। बट जैसे ही आई थिंक वो स्ट्रेंथन होएगा, लोग चाहेंगे कि एक डिसेबिलिटी एक्सपर्ट अपनी टीम में भी रखें, तो करियर अपॉर्चुनिटीज तो काफी रहेंगी इस फेलोशिप के बाद। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे उनको आप कोई? हाँ जी, जॉइंट सर्टिफिकेट होगी, डीपीडब्ल्यूडी भी जॉइंट सर्टिफिकेट होगी विद डीपीडब्ल्यूडी एंड अस। There's an MOU that has been signed with the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, and 1 साल के अंदर खाली डीपीडब्ल्यूडी में काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब हफ्ते में 6 दिन तो करेंगे ही, बट उसके अलावा काफी हर महीने काफी क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगी। एक तो डिसेबिलिटी के बारे में, जिसमें हम विजिबल डिसेबिलिटीज, इनविजिबल डिसेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी लॉ एंड पॉलिसी, उन सब की ट्रेनिंग देंगे। बट उसके अलावा हम जनरल गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग देंगे कि गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, पार्लियामेंट कैसे चलता है, तो पूरी पब्लिक पॉलिसी ट्रेनिंग हो जाएगी। और साथ साथ इन लोगों को 25,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारा भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी काफी हद तक 1920th सेंचुरी में अटका हुआ है। जहाँ क्लासरूम ट्रेनिंग तो लोग लेते हैं, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एक एमए इन इकोनॉमिक्स की हुई है, पर शायद ही मैं अपने आम जिंदगी में जो काम करता हूँ, जो इकोनॉमिक्स में मैंने कॉलेज में पढ़ा, उसको यूज करता हूँ। तो ये फेलोशिप एक हिसाब से तो एक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो नहीं है, ये खाली एक सर्टिफिकेट ही है, बट स्किल्स वाइज एक प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की तरह है, क्योंकि आप वीकेंड्स में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अलग अलग, और वीकडेज पे आप प्रॉपरली एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल पीपल के साथ, जहाँ आपको लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है उनके जैसे मेंटोर्स के साथ। सो एंड उनको सपोर्ट मिल रही है कि उनको एक असिस्टेंट टाइप यंगस्टर मिलेगा जो उनको सपोर्ट कर सकता है रिसर्च और वगैरह चीज़ों। बिल्कुल। तो अब हमें बताएं कि फेलोशिप के बारे में डिटेल में, कि किन लोगों के लिए है ये, कैसे ये वर्क करेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट और स्टेट्स में आप लोग ढूंढ रहे हैं? जी, तो ये फेलोशिप में पहले साल में हम टोटल 10 फेलोज दे रहे हैं,
आउट ऑफ दोस 10 फेलोज, ज़्यादातर फेलोज तो दिल्ली में ही रहेंगे, बट उसके अलावा देहरादून, मुंबई और सिकंदराबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन 3 इंस्टीट्यूट्स में भी एक एक पर्सन प्लेस किया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट एनीबडी हु इज अंडर 40 years of age, is an Indian citizen and has at least a graduate degree can apply for this particular fellowship. ये फेलोशिप में जैसे मैंने आपको बताया 25,000 रुपये का स्टाइपेंड है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिससे हम देखते हैं कि कितना पैशन और इंटरेस्ट है इंसान को ये फेलोशिप में, और क्या वो पूरा 1 साल निकाल सकता है। बिकॉज ये बात याद रखने की जरूरी है कि आप कोई साथ में एक जॉब नहीं कर सकते इस फेलोशिप के साथ। ये फेलोशिप ही एक हिसाब से एक फुल टाइम जॉब है फॉर दैट 1 year। एंड वो एप्लीकेशन फॉर्म में लोगों का इंटेंट एंड पैशन देखने के हिसाब से 10 लोग टोटल सिलेक्ट किए जाएंगे। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? और जैसे आपने बताया देहरादून, सिकंदराबाद या बाकी और जगहों पे, तो ये मतलब उनको आप अलग से लॉजिंग एंड बोर्डिंग देंगे या आप वहीं के लोग ढूंढ रहे हैं? ये कैसे वर्क करेगा? जो लोग सिकंदराबाद में काम करना चाहते हैं या मुंबई काम करना चाहते हैं, देहरादून? नहीं, और अलग से कोई लॉजिंग बोर्डिंग की कॉस्ट तो नहीं होएगी। ऑब्वियसली प्रेफरेंस यही होएगा कि कोई वहाँ का लोकल होए, बिकॉज अगर कोई लोकल ना हो तो एक बाहर के शहर में रह के रेंट और दूसरे खर्चे तो ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रेफरेंस यही होएगा कि कोई लोकल है। बट अगर कोई स्पेसिफिक नेशनल इंस्टीट्यूट में काम करना चाहे एंड वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहे, उसके लिए अगर उसको खुद वो खर्चे करने हैं या कोई रिश्तेदार के साथ रहना है, कोई दोस्त के साथ रहना है उस शहर में, वो डेफिनेटली अपना खुद का अकोमोडेशन कर सकते हैं। एडिशनल खर्चे खाली हमारे एक जगह पे हमने बजट किया है रीजनेबल अकोमोडेशन का, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज समबडी हु इज ब्लाइंड हु गेट्स सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप एंड दे आर प्लेस्ड इन अ डीपीडब्ल्यूडी ऑफिस समवेयर, जहां उनको स्पेसिफिकली कोई एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर या किसी का की जरूरत है, तो रीजनेबल अकोमोडेशन कॉस्ट हम कोई भी कैंडिडेट के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्ट होए उसका पूरा फंड करेंगे, जो उनका स्पेसिफिक एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा रहना सहने का खर्चा, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ ना होए, अगर वो उस शहर के बाहर हैं तो वो उनको खुद स्टाइपेंड के बाहर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा? मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँ? आप मुझे लिंक दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2 सवाल है मेरे। एक तो आपने ग्रेजुएट कैपिंग क्यों की है? दूसरा कि आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए हैं? क्योंकि 10 ही लोग हैं, तो इतने तो डीपीडब्ल्यूडी में भी इनकॉर्पोरेट हो सकते थे, तो उसके पीछे क्या वजह है? दानिश जी, जो 10 जगहें जो हमने डिसाइड की हैं जहाँ पे लोग रहेंगे, अलग अलग जगह पे रहेंगे। ये 3 तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो बाहर हैं, उसके अलावा दिल्ली में भी सीसीपीडी ऑफिस, नेशनल ट्रस्ट, आरसीआई, अलग अलग जगह पे हम लोग लेंगे, क्योंकि हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आरसीआई में कोई लें, शायद कोई स्पेशल एजुकेशन के बैकग्राउंड से इंसान को प्रेफर किया जाए। सीसीपीडी में अगर किसी को लें तो शायद लीगल बैकग्राउंड से कोई प्रेफर किया जाए। एंड ये लोग खुद भी जब क्लासेस होंगी तब लोग मिलेंगे आसपास, तो इनको आपस में भी अगर लोग डाइवर्स लोग आए तो इनकी खुद की जो ट्रेनिंग है एक दूसरे से भी काफी इन लोगों को सीखने को मिलेगा। एंड फर्स्टली ये पॉइंट है। एंड सेकेंडली, जो हमने इंस्टीट्यूट्स डिसाइड किए हैं जो आउट ऑफ टाउन भी हैं, वो डीपीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट करके डिसाइड किए हैं, जहाँ डीपीडब्ल्यू को भी लगा कि वैल्यू ऐड हो सकती है अगर ये यंग फेलोज हैं। बिल्कुल। किन लोगों को इस फेलोशिप में आना चाहिए और किन लोगों को इस फेलोशिप में नहीं आना चाहिए? दानिश जी, जो भी इंसान डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना चाहता है और उसको लगे कि मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ डिसेबिलिटी सेक्टर में, उन लोगों के लिए फेलोशिप आइडियल है। सेकेंडली, जो लोगों को एक रुचि है कि वो समझना चाहते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर क्या है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डिसेबिलिटी के मास्टर्स प्रोग्राम्स भी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैज वन डिसेबिलिटी प्रोग्राम। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी एक छोटा प्रोग्राम मेरे ख्याल से है डिसेबिलिटी स्टडीज का, जो पहले डॉक्टर अनीता का ही हेड कर रहे थे। बट ऐसे ऑप्शंस बहुत ही कम है। तो anybody who has interest in disability from an academic perspective या from a way to work and have a career in disability in some way, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। और किन लोगों को नहीं आना चाहिए? कोई भी इंसान जिसको लगता है कि वो पूरा 1 साल नहीं निकाल सकते इस फेलोशिप के लिए, उनको नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमारी सीट्स लिमिटेड है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म में पैशन दिखाए बट पूरा 1 साल डेडिकेट ना कर पाए और वो सीट वेस्ट हो जाए। या कोई अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि वो डिस्प्ले सेक्टर में काम
नहीं करना चाहते आगे, या आई थिंक उनके लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा इन दैट सेंस, बट एनीबडी जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है डिसेबिलिटी में, फॉर देम इट इज अ परफेक्ट थिंग, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट आपको एक पूरा साल निकालना पड़ेगा इस फेलोशिप के लिए। ग्रेजुएशन कैप क्यों रखा गया? ग्रेजुएशन कैप इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जो वीकडेज पे काम है वो बेसिक काम रिसर्च का है, सपोर्ट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का है। तो हमें लगा कि एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होना जरूरी है जस्ट टू डू दोज बेसिक थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वी फेल्ट दैट ग्रेजुएशन एक फिल्टर है जिससे हमें पता चल जाए कि इंसान एटलीस्ट वो बेसिक रिसर्च कर पाएगा जहाँ भी वो सिलेक्ट किया जाए। ये 21 डिसेबिलिटीज के लिए ओपन है? हाँ जी बिल्कुल, इट्स ओपन फॉर ऑल द 21 डिसेबिलिटीज। और जैसे हमने बोला कि अगर कोई हम स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस लगाएंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने से ज्यादा सिलेक्ट हो पाए, एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्ट होंगे उनके अगर कोई रीजनेबल अकोमोडेशन है जो उनको वर्क प्लेस पे चाहिए, वो भी पूरी तरीके से फंड किए जाएंगे कि वो पूरे जैसे ही वो अपने डिपार्टमेंट ऑफिस में घुसे हैं उसके बाद अगर कोई एक्सेसिबिलिटी चैलेंज है उनका, वो पूरा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनका ध्यान रखा जाए। निपुण मल्होत्रा साहब एक एडवोकेट भी माने जाते हैं डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट के, तो बहुत सारी आपने पटिशंस भी किए हैं, सीसीपीडी में भी की हैं, हाई कोर्ट में भी की हैं, तो गवर्नमेंट को ही क्यों चूज किया गया? क्या ये गवर्नमेंट जो सेटअप है उसके अंदर और क्लोजली घुसने का, या उनके साथ अटैच होने का, उनको इन्फ्लुएंस करने का भी एक साथ में प्रोग्राम है? नहीं, मेरे ख्याल से दानिश जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ज्यादातर तो यंगस्टर्स ही होंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो आएंगे। हमने 40 साल का एज लिमिट रखा है, बट बिकॉज ऑफ द स्टाइपेंड आई थिंक जो लोग अप्लाई करेंगे वो ज्यादातर यंगस्टर्स ही होंगे। अब 10 यंगस्टर्स को गवर्नमेंट के अंदर लगा के ये तो नहीं हो सकता कि इंसान कोई गवर्नमेंट को उस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर पाए। हमारा मोटिव वो तो बिल्कुल नहीं है। हमारा मोटिव यही है कि यंग टैलेंट आए जो डीपीडब्ल्यूडी को अच्छे तरीके से समझे और उसके थ्रू डिसेबिलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट लाए और आगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम करे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो टैलेंट क्रिएशन के लिए फॉर द एंटायर सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस फेलोशिप। ग्रेट। किसी को किसी भी तरह की अगर इस फेलोशिप से कोई क्वेरी रहे तो कोई ईमेल एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं जहां पे वो रीच आउट कर सके? ये दिल्ली का नंबर है 4307-7660। यहाँ पे कोई भी कभी भी फोन करके फेलोशिप के बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा एक हमारी ईमेल आईडी भी है, office@thewilacproject.com। वहाँ पे भी कांटेक्ट करके कोई क्वेरीज आंसर कर सकता है। या मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, चाहे लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। आप मेरे को भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस फॉर एनीबडी दैट दे हैव ऑन द फेलोशिप। ये ईमेल भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि लोगों को इजी रहे। और दिल्ली का नंबर निपुण साहब ने बताया, तो अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, या दिल्ली में भी है, ये लैंडलाइन नंबर है, तो 011 आप जरूर इसके पहले लगा लें। निपुण साहब, ये तो रही फेलोशिप की है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नए आइडिया के साथ आप आए हो, और आई थिंक कि ये आने वाले टाइम में अगर स्टेट में भी रेप्लिकेट हो, स्टेट के डिपार्टमेंट्स में भी, तो इससे काफी उनको भी फायदा होगा और हमारे सेक्टर को भी फायदा होगा। दानिश जी, इनफैक्ट आई थिंक स्टेट्स में ये फेलोशिप और भी ज्यादा जरूरी है। एज अ फर्स्ट ईयर हम एज अ बीटा ऑब्वियसली दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं, बट स्टेट्स में जो डिपार्टमेंट होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। और आप और मैं दोनों पर्पल फेस्ट गोवा पे थे, हमने देखा अगर डिपार्टमेंट स्ट्रांग होए, पैशनेट होए, क्या क्या कर सकती है। इतना सुंदर फेस्टिवल पर्पल फेस्ट गोवा सरकार ने बनाया, एंड आई थिंक we need the state governments के जो disability departments है, them to really get strengthened, and उससे बहुत कुछ हो सकता है। and in fact गोवा और पर्पल फेस्ट जाने के बाद, आई नो मैं टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ दानिश जी, सो प्लीज अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट मैं भी एक पॉडकास्ट कर रहा था जिसमें आप भी गेस्ट आए थे पर्पल फेस्ट में, जैसे आपको पता है। तो आई वाज इंटरव्यूइंग द मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट, मिस्टर सुभाष देसाई, एंड he said something very interesting कि जब हम पर्पल फेस्ट गोवा में हमने प्लान किया, बहुत लोगों ने बोला ये तो बस एक इवेंट है, बट उस इवेंट के थ्रू भी इनडायरेक्टली कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल जो ESG ग्राउंड है वो एक हेरिटेज साइट है, बट बिकॉज दे वर इनवाइटिंग एवरीबॉडी, दे हैड टू कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू मेक इट एक्सेसिबल।
एंड दैट्स व्हाई उनने वहाँ पे लिफ्ट्स बनानी पड़ी थ्रू आउटसाइड so that wheelchair users can go in. And that would not have happened. Goa would not have become a model city for accessibility if the state department and the chief commissioner's office was so active, not so active in Goa. तो आई थिंक असली बदलाव तो इंडिया में स्टेट से ही आएगा जब पूरा डिसेबिलिटी इंक्लूजन की बात करते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत सही आपने कहा। और दूसरी बात जो आपने इसमें कंपोनेंट रखा है कि डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड दोनों इसका पार्ट बन सकते हैं, तो असली इंक्लूजन तो तभी आएगा जब हम बाकी लोगों को भी इस धारा का हिस्सा बनाएं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेयर यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो हम देखना चाहेंगे कि ये हर साल बड़ी हो, अलग स्टेट्स में भी जाए, ताकि हर जगह इन्फ्लुएंस कर पाए हम पॉलिसीज़ को, हमारा रोल हो, हमारे लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में समझ आ सके। निपुण साहब, बिहार में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो जाते जाते कुछ उसके बारे में लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शंस में आई बीन फॉलोइंग कि डिसेबिलिटी में क्या बात हो रही है। एंड मैंने खाली एक दो स्टेट, मतलब बिहार इलेक्शन में हर चीज की बात हो रही है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो, कास्ट की हो, रिलीजन की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वुमेन वोटर के बारे में भी बहुत लोग बात कर रहे हैं अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बट अनफॉर्चुनेटली जो डिसेबिलिटी की बात हुई है, मैंने खाली 2-3 जगहों पे ही डिसेबिलिटी की बात की है। एक दो जगहों में जहाँ मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव जी ने डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ाने का प्रॉमिस किया था, और एक दो लीडर ने जिन्हें बोला कि हम इतनी डिसेबिलिटी एड्स बांटेंगे। मेरे को दुख यही आ रहा है कि पूरा चैरिटी मॉडल के थ्रू ही अभी भी डिसेबिलिटी देखा जा रहा है बिहार में व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन, विच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। बिकॉज जैसे हम सब जानते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है, एंड पर अभी भी उसको प्रॉपर तरीके से एक वोट बैंक बना के अपनी प्रायोरिटी कोई भी लीडरशिप के थ्रू मेरे को दिख नहीं रही है। और जो हम हमेशा, आप भी और हम भी अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं कि हमारी ज़्यादातर पॉलिसीज जो दिल्ली सेंट्रिक से मतलब है कि बड़ी मेट्रो सिटी सेंट्रिक रहती हैं। अभी हमने देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रही हैं वहाँ पे कुछ इंटर्न हायर किए जाए, या रिसर्च के लिए किसी को हायर किया जाए जो डिसेबिलिटी पे काम करे। वो मिल नहीं रहे, क्योंकि हम वहाँ पे अपना एक जगह बना नहीं पाए। तो हमें लोग ही नहीं मिल पा रहे कि जहाँ पे वो लोग जाएं और वहाँ रिसर्च करें। वहाँ से भी और यहाँ से भी कोई तैयार नहीं है वहाँ जाके एक शॉर्ट पीरियड के लिए काम करने के लिए। तो हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा अगर इन फ्यूचर। बिल्कुल। एंड दानिश जी, जब आप पेनिट्रेशन की बात करते हो, मैंने आपको एक गोवा का उदाहरण दिया, मैं एक और स्टेट का उदाहरण देता हूँ, तमिलनाडु का उदाहरण देखता हूँ। तमिलनाडु में बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क दैट इज बीइंग डन बाय लोकल एक्टिविस्ट देयर, जिनको शायद इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती जितनी दिल्ली के एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है, बट वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि आप देख सकते हो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट भी रिजर्वेशंस गवर्नमेंट में अलग अलग जगह पे ला रही है। देयर आर डिसेबिलिटी सेल्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टार्टेड, बट दिस इज बिकॉज ऑफ 10 to 15 years of vocal work by activists in Tamil Nadu, बोथ इन द कोर्ट, या सड़क पे होए या सोशल मीडिया पे होए, हर जगह होए अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट अब तमिलनाडु में दिखने लग गया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि असली बदलाव तो इंडिया में आएगा जब स्टेट्स, हर एक स्टेट में एक पूरा वाइब्रेंट डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट होए। तो इट इज अनफॉर्चुनेट कि बिहार में कोई नहीं कर रहा है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिहार के कुछ यंग डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट को, नॉट जस्ट बिहार, इनफैक्ट हर स्टेट, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम बिहार की इलेक्शन की बात कर रहे थे, कि बट हर एक स्टेट में एक वाइब्रेंट डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट है। बिकॉज आई थिंक जितना लोकल लेवल से हम काम करें उतना ज्यादा जल्दी बदलाव आएगा देश में एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन में। 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। 4 बड़ी चीजें हुई हैं साउथ में रिसेंटली। एक, तमिलनाडु में लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिजर्वेशन मिलना डिसेबल्ड को। बिल्कुल। दूसरा, वहाँ की प्राइवेट फैक्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करना कि आप डिसेबल्ड को हायर करें। तीसरा, केरला में हुआ है कि जो एडिड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एडिड इंस्टीट्यूशंस है, उसमें भी रिजर्वेशन को मैंडेटरी किया गया है। तो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस। और चौथा, जब हम बात करते हैं कि ये खैर बाकी स्टेट्स में था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तमिलनाडु में, तो आपने बड़ा सही कहा कि वहाँ की जो लोकल मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो रेप्लिकेट करना चाहिए। बिहार में मैं कई लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पॉलिटिशियन बात करे डिसेबिलिटी के बारे में, लेकिन वहाँ टाइम अब इतना कम है और डिसेबिलिटी की अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है,
तो इट इज़ सो डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो लेकिन वो मिलके करना पड़ेगा जैसे आपने कहा। तो जाते जाते क्या मैसेज रहेगा फेलोशिप के लिए भी और बिहार इलेक्शंस के लिए भी आपका? मेरा फेलोशिप के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि अगर आप डिसेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो दिस फेलोशिप इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, जब अपना एमए की डिग्री मेरी पूरी हुई थी, और मैंने आई डोंट नो अगर मैंने शो में कभी बताया कि मैंने निपन फाउंडेशन क्यों शुरू की। मैंने निपन फाउंडेशन इसलिए शुरू की थी क्योंकि जब मैं एमए में था, मैंने प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट्स में जॉब्स में अप्लाई करने की कोशिश की थी, और मेरे को बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जहाँ भी मैं जाता था, निपुण मल्होत्रा नहीं लोग देखते थे, मेरी व्हीलचेयर देखते थे। इसके बावजूद कि मैं इंडिया के दो सबसे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बट मेरी आइडेंटिटी खादी मेरी व्हीलचेयर बन गई थी अनफॉर्चुनेटली। एंड मैं जब जॉब इंटरव्यू में जाता था, कोई लोग ये बोलते थे कि क्या ये 8 घंटे व्हीलचेयर में बैठेगा क्या? एक और कंपनी ने बोला कि हमारे पास फ्रेंडली टॉयलेट नहीं है, ये कल हमें केस कर लेगा हमारे ऊपर, उससे हायर ही ना करो। ऐसे कई घटनाएं होती, और मैं काफी निराश हुआ, और फिर मैंने अपनी निपन फाउंडेशन शुरू की। और निपन फाउंडेशन में पहले 2-3 साल तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं करूं क्या। थोड़ा कुछ वर्कशॉप्स करता था, बट मैं किसी को जानता नहीं था। धीरे धीरे मैं लोगों को जानने लगे डिस्प्ले सेक्टर में, और ज्यादा मेरा फोकस आ गया। बट वैसे ही कोई अगर यंग निपुण है, कोई जो कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहा है और डिस्प्ले स्पेस में काम करना चाहता है, तो ये 1 साल की पूरी मेंटोर्ड फेलोशिप होगी, जिसके थ्रू वो पूरा समझ पाएगा कि डिस्प्ले स्पेस में हो क्या रहा है और क्या कर सकते हैं, और काफी दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। तो जिस चीज में मुझे 3-4 साल लगे अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, वो एक इंसान के लिए ये 1 साल में वो सेम चीज हो सकती है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी हु वांट्स टू क्रिएट इम्पैक्ट इन द स्पेस ऑफ डिसेबिलिटी। As far as the Bihar election is concerned, interestingly काफी न्यूज मीडिया बोल रही है, ओपिनियन पोल भी बोल रहे हैं कि इट इज वेरी क्लोज टू कॉल, कोई भी जीत सकता है। और अगर इलेक्शन इतनी टाइट है, और फिर आप अगर 7-8% वोट बैंक के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, तो ये आपकी खुद की बेवकूफी है। चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड दैट दोनों ये नहीं सोच रहे। एंड इस बार बिहार इलेक्शन में तो एक स्वराज नाम का एक थर्ड फ्रंट भी आया इन दैट सेंस, बट अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने भी काफी बदलाव की बात की थी, पर उनके बदलाव में भी मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट देयर आर 3 बिग फ्रंट्स दैट आर फाइटिंग द बिहार इलेक्शन, एंड सब इतना खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों में खर्चा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, जहां 7-8% वोट बैंक बैठा हुआ है जो वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज द राइट थिंग टू डू, सही चीजें करना, डिसेबिलिटी को सपोर्ट करना, बट मेरे ख्याल से आपका खुद का फायदा है डिसेबिलिटी सपोर्ट करके। तो अगर आप जीतना चाहते हो, आप प्लीज डिसेबिलिटी को याद करो, और हमारा वोट भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज हमारा वोट फ्री में नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। इससे मेरे को एक और सवाल पूछना है आपसे। जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे, तो आपने एमपीस के साथ एक कैंपेन शुरू किया था, उनसे साइन करवाए थे एक चार्टर के ऊपर जी। एनसीपीडीपी ने भी एक कैंपेन शुरू किया था, वो भी पॉलिटिशियंस के साथ मीटअप कर रहे थे, उनके साथ मिलते थे जी। जब ये रीजनल इलेक्शन आते हैं तो आप लोग गायब क्यों हो जाते हो? नहीं, हम गायब तो नहीं होते, बट ये क्या है कि सेंट्रल इलेक्शंस में हमने डेफिनेटली एक चार्टर शुरू किया था। बिहार में आई एम नॉट अ लोकल ऑफ बिहार, एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट हैव द एक्सपर्टाइज ऑन द इश्यूज ऑफ बिहार। आई थिंक बिहार बेस्ड एनजीओज मस्ट टेक दिस अप, बट उनको अगर कोई सपोर्ट की जरूरत हो या कोई गाइडेंस की चाहिए कि हमने चार्टर कैसे बनाया था, एंड कैसे उनको भी ये पूरा मॉडल रेप्लिकेट करना चाहिए, आई वुड बी हैप्पी टू मेंटोर एनीबडी। एंड रेडियो उड़ान के थ्रू सब, आई नो डिसेबिलिटी सेक्टर में सब ये बातें सुनते हैं। सो जो अपकमिंग विधानसभा इलेक्शंस हैं, अगर कोई एनजीओ हमारे साथ पार्टनर करना चाहे ऐसा कोई चार्टर बनाने के लिए, जिनको वहाँ के लोकल इश्यूज की अच्छी समझ हो और हम उनको बैक एंड सपोर्ट दे सकते हैं, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प एनीबडी हु वांट्स टू डू दिस। थैंक यू सो मच निपुण भाई, हमसे बात करने के लिए और एक क्लियर विजन, क्लियर पर्सपेक्टिव रखने के लिए। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने निपुण मल्होत्रा साहब से। अगर आप डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, आप और डीपली इसको समझना चाहते हैं, डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आप इस फेलोशिप का पार्ट बने
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं सही लोग मिले ताकि सही से फेलोशिप हो और वो आगे भी डिसेबिलिटी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215।